मार्लिनो बैंकॉक पहुंच गया। वो बेहद परेशान था, जिसका एहसास ग्रीचर और मैग्नीशिया को बखूबी हो गया था। इन लोगों से तमाम तफसीलात मालूम करने के बाद उसने कहा, बात किसी तौर पर नहीं बन सकती। इसके बाद तुमने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि शीरान के हम शक्ल की लाश का क्या किया गया है? नहीं जनाब, हम भी उसे उसी कैफियत में छोड़ा है। लाश की हालत ये थी कि उसे ज़मीन से उठाया भी नहीं जा सकता था। ठीक है, मैं इस सिलसिले में अपने तौर पर कार्रवाई करता हूँ। हमें लाश के बारे में तफसीलात मालूम होना ज़रूरी है, मार्लिनो ने कहा, और फिर वो इन लोगों से रुखसत होकर चल पड़ा। मामूली शख्सियत का मालिक नहीं था वो। आला हुक्काम कांगू के मार्लिनो के बारे में अच्छी तरह जानते थे, चुनांचे वहाँ इससे हर तरह का ताउन किया गया। शीरान की लाश सर्द खाने में महफूज थी। किसी राहगीर की इत्तला पर पुलिस वहाँ पहुंची थी और उसने वहाँ से हड्डियों और गोश्त के इस मलगूबे को बमुश्किल तमाम समेटा था और उसे अस्पताल ले आया गया था। लाश के पास या दूर दूर तक कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उसके बारे में कोई सही अंदाज़ा लगाया जा सकता। मार्लिनो से भी इस बारे में सवालात किए गए और पूछा गया कि यह शख्स कौन हो सकता है, लेकिन मार्लिनो ने इस बारे में सिर्फ एक शुबे का इजहार किया था। उसने कहा था कि उसका एक आदमी गुम है और चूंकि चंद लोगों से उसकी दुश्मनी चल गई थी, इसलिए उसे शुबा हुआ है कि कहीं ये वो शख्स ना हो। पुलिस के रिकॉर्ड में भी इस शख्स के कत्ल की तफसील इसी अंदाज में दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस को ये शुबा नहीं हो सकता था कि ये वही शख्स है जिसने सड़क पर 3 गैर मुल्कियों को मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल लाश के लिबास से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकती थी जिससे लाश के बारे में पता चल सकता और पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती। ये बात तो सिर्फ चंद ही लोग जानते थे कि ये वही शख्स था जिसने 3 दफ़ा 8 आदमियों को मौत के घाट उतारा था। हर सूरत मार्लिनो गैर मुतमईन वापस आया था। ग्रीच और मैग्नीशिया की परेशानी का उससे बखूबी अंदाजा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं दावे से कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एहसास होता है कि शीरान को इस तरह कत्ल नहीं किया जा सकता। बात बहुत उलझी हुई है। काश ये किस तरह सुलझ सकती। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह इस मसले को सुलझा लूं। ग्रीचर और मैग्नीशिया ने परेशानी के अंदाज में गर्दन हिला दी। फिर मैग्नीशिया रुंधी आवाज में बोली, वो दरिंदा था, वहशी था, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसी शख्सियत का मालिक था कि इससे मोहब्बत की जा सकती थी। तुम उसे था ना कहो मैग्नीशिया, मुझे रंज होता है। मैं उसे मुर्दा समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो है, वो जिंदा है। इस तरह उसे हलाक कर दिया जाना मुमकिन नहीं था। हाँ, अगर हमें यही अंदाज़ा हो जाता कि वो कौन लोग थे जो उसकी हलाकत का बाइस बने, तो शायद हम इनसे राब्ता कायम करके किसी तौर तफसीलात मालूम कर सकते थे। बाकी जनाब, इस बात पर हमने बाद में गौर किया था। हमने सोचा था कि हमें किसी न किसी तरह इनकी गाड़ियों के नंबर नोट कर लेने चाहिए। इस तरह कम अज़ कम इनकी शख्सियत पर रोशनी पड़ सकती थी। लेकिन अफसोस है कि इस वक्त हम ज़हनी तौर पर इतने मुंतशिर हो गए थे कि ये कार्रवाई नहीं कर सके। खैर, कोई हर्ज नहीं है। मैं कुछ लोगों को यहाँ इस काम के लिए मखसूस कर दूंगा। हर चीज़ का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। मेरा शीरान इस तरह नहीं मर सकता। पता नहीं क्यों मेरे दिल को इस बात पर यकीन नहीं आता। मारिनो की आवाज़ में भराहट थी। दरहकीकत शीरान उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम रखता था। तवील अरसे से वो मार्लिनो से जुदा था, लेकिन मार्लिनो के दिल से वो कभी जुदा नहीं हुआ था। मार्लिनो ग्रीचर और मैग्नीशिया के साथ उनकी रहायशगाह पर ठहरा हुआ था। ये दूसरे दिन की बात है। दिन के 10 बजे थे जब मार्लिनो को उसकी मुलाजमा ने आकर इत्तला दी कि 3 आदमी इससे मिलना चाहते हैं। मुलाजमा ने बताया कि मुकामी नहीं है। मार्लिनो ने कहा, ठीक है, इनसे कहो कि इनका कार्ड तलब करो। मुलाजमा चली गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने आकर कहा कि वो लोग कहते हैं कि इनके पास कार्ड नहीं, लेकिन उनसे मुलाकात मार्लिनो के लिए बेहतर साबित होगी। मार्लिनो ने हुक्म दिया उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया जाए और थोड़ी देर के बाद वो अपने मखसूस मसनूई पैरों के सहारे चलता हुआ ड्राइंग रूम में पहुंच गया। तीनों आदमी शक्ल सूरत से बेहद शानदार मालूम होते थे। सुर्ख सफेद चेहरों से इनकी कौमियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। मार्लिनो को किसी कदर हैरत हुई। इन तीनों ने आगे बढ़कर इससे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो मार्लिनो के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं आपसे मुसाफा करने में कोई आर महसूस नहीं करता, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में आएगी वो असल नहीं होगी। सॉरी मिस्टर मार्लिनो, वाकई में ये भूल गए थे। और दिलचस्प बात है कि यहाँ आते वक्त ये बात हमारे जहन में थी कि आप चारों हाथों पैरों से महरूम हैं। जहनों में ये तजस्सुस भी था कि आपको देखें कि आपकी शख्सियत इस हादसे के बाद कैसी है। लेकिन जब आप ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो हमारे वहम गुमान में भी बात नहीं थी कि हम किसी मसनूई हाथ पांव वाले इंसान को देख रहे हैं। बिलाशुबा मिस्टर मार्लिनो, दुनिया का कोई भी शख्स आपको एक निगाह देखकर ये नहीं कह सकता कि आप किसी भी तौर माजूर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मार्लिनो ने कहा और अपनी मखसूस चेयर पर बैठ गया, जो आम कुर्सियों से ज़रा मुख्तलिफ थी, क्योंकि जब वो यहाँ आया था तो उसके लिए हर जगह ऐसी मखसूस नशिस्तों का इंतज़ाम कर दिया गया था। ये कार्रवाई मैग्नीशिया और ग्रीचर की थी, जो मार्लिनो से अपने बुजुर्गों ही की तरह अकीदत रखते थे और उसकी आसाइश का ख्याल रखते थे। मार्लिनो ने नरम अंदाज में उनकी शक्लें देखीं और फिर उनसे मुखातिब होकर बोला, आप हजरात मेरे लिए अजनबी हैं, ताहम मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। हमारी शक्लें देखकर आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा मिस्टर मार्लिनो कि हमारा ताल्लुक इस मुल्क से नहीं है।
اس کے بعد ہم اپنی قومیت آپ پر ظاہر کرنا پسند کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے بارے میں تفصیل بتائیں گے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے کارڈز ہیں جو ہم نے کسی اور کے ہاتھ میں دینا پسند نہیں کیے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے بڑے سائز کے کچھ مخصوص قسم کے شناختی کارڈ نکال کر مارلینو کے سامنے رکھ دیے۔ مارلینو نے کارڈ اٹھا کر دیکھے اور اس کی آنکھوں میں کسی قدر تعجب کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ تینوں آدمی جو بڑے عام سے انداز میں اس سے ملنے آ گئے تھے، ایک بہت بڑے ملک سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں کی بڑی بڑی شخصیتوں میں شمار ہوتے تھے۔ مارلینو متعجبانہ انداز میں انہیں دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، حیرت کی بات ہے، اول تو مجھے تعجب ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہاں آمد کا پتہ کیسے چل گیا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے اس قابل کیوں سمجھا گیا کہ اس ملک کی اتنی بڑی شخصیت اور ایسے بڑے عہدیدار مجھ سے ملاقات کریں۔ اس لیے مسٹر مارلینو کے بڑے آدمیوں سے بڑے ہی آدمی ملتے ہیں اور آپ کی سطح کے لوگوں کو اس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا جو ہمارا ملک آپ سے رکھتا ہے۔ اگر ہم یہاں نہ آئے تو ہمیں اطمینان نہ ہوتا، چنانچہ کسی عام آدمی کو یہاں بھیجنے کے بجائے ہم نے بذات خود آپ سے ملاقات کرنا مناسب خیال کیا۔ میں آپ لوگوں کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ یہ پتہ لگا کر یہاں آتے کہ میں بینکاک آیا ہوا ہوں۔ کانگ ہو آپ کو خوش آمدید کہتا۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اتنی عظیم شخصیتوں سے ملاقات کروں، تاہم اگر مجھے اس قابل سمجھا گیا تھا تو پھر کانگ ہو آنا ہی بہتر ہوتا، مارلینو نے کہا۔ مسٹر مارلینو، ہم کانگ ہو بھی آئیں گے، لیکن آپ کی دعوت پر۔ سنا ہے آپ نے اسے اور اس کے نواحی علاقوں کو عجیب و غریب چیز بنا لیا ہے۔ ہمیں آپ کے بارے میں تفصیلات اکٹھا کرنے میں خاصی مشکلات سے گزرنا پڑا۔ در حقیقت آپ آہنی خول میں بند ہیں۔ مارلینو مسکرانے لگا، پھر بولا، حالانکہ اس سے قبل جملے آپ کے بارے میں کہے جاتے تھے۔ تینوں پرتکلف انداز میں ہنسنے لگے تھے۔ پھر ایک نے سنجیدہ ہو کر کہا، نہیں مسٹر مارلینو، آپ کی بے پناہ صلاحیتوں سے کسی کو انکار نہیں، اور اب جب کہ ہم آپ سے اپنا تعارف کروا چکے ہیں تو یہ کہنے میں عار محسوس نہیں کرتے کہ دنیا کے اہم ترین لوگوں میں آپ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس دنیا کے اہم ترین لوگوں کی فائلیں موجود ہیں، جن میں سے ایک فائل آپ کی بھی ہے۔ اس فائل میں آپ کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اگر آپ اسے دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ میں اس کے لیے شکریہ ادا کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے فرمائیں کہ میں اس وقت آپ کی کیا خدمت کروں؟ بہتر گفتگو سب سے بڑی خاطر ہوتی ہے، اور اس وقت ہم کسی چیز کے طالب نہیں ہیں۔ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے کس لیے اس قابل سمجھا گیا؟ مسٹر مارلینو، ابتدائی گفتگو ہم یہیں کر لیں گے۔ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ مہلت طلب کریں گے اور ہمیں دعوت دیں گے تو ہم کانگ ہو آپ سے ملاقات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بہتر ہوگا، مارلینو نے جواب دیا، اور پھر وہ ان کی ابتدائی گفتگو سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ تب ان میں سے ایک نے کہا، مسٹر مارلینو، آپ کو علم ہے کہ ہمارا ایک مخصوص ڈپارٹمنٹ پوری دنیا میں ہمارے ملک کے مقاصد کے لیے کام کرتا ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ میں جتنے افراد شامل ہیں، آپ اس سے بھی غافل نہیں ہوں گے، چونکہ آپ معمولی شخصیت کے مالک نہیں ہیں۔ ہاں، میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ تفصیلات جانتا ہوں۔ ہم اپنے ادنا سے ادنا کارکن کو اتنی حیثیت دیتے ہیں جتنی اپنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس کے بڑے بڑے عہدیداروں کو۔ ہماری ایک تنظیم ہے اور اس تنظیم سے مراد وہی ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس تنظیم کے ارکان کو مختلف سیکشنوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ ہر سیکشن الگ الگ کام کرتا ہے۔ اس میں پولیٹیکل سیکشن الگ ہے، پریکٹیکل الگ ہے۔ مقصد یہ کہ ہر سیکشن الگ الگ ہے اور انہیں مخصوص قسم کے نمبر دیے گئے ہیں۔ مثلا ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ساری دنیا میں ہمارے مفادات کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو ہماری ضرورت ہو۔ ہم اسے وائی 3 ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ وائی 3 ڈپارٹمنٹ میں سربراہان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ تعداد تقریباً 300 ارکان تک پہنچتی ہے۔ یہ 300 ارکان برابر کے عہدیدار ہیں اور ان پر صرف ایک انچارج ہے۔ ہمارے اس انچارج کو وائی 38 کا درجہ حاصل ہے۔ 8ویں نمبر کا یہ شخص اس پورے ڈپارٹمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ایک سیکشن جسے وائی 3 سے منسوب کیا جاتا ہے، ہم لوگ الگ الگ عہدوں پر کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم وائی 3 ڈپارٹمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور خود اپنے لیے وائی 3 کا درجہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میرا نمبر وائی 3 105 ہے۔ یہ میرے دوست وائی 3 186 ہیں اور یہ وائی 3 41 ہیں۔ چنانچہ ہم تینوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ہم آپ سے ملاقات کریں۔ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری ضرورت کس لیے پیش آ گئی۔ مسٹر مارلینو، وائی 3 ڈپارٹمنٹ نے مختلف وائی 3 کو مختلف علاقوں میں تعینات کر رکھا ہے۔ وہاں وہ تنظیم کے مفادات کی مکمل طور پر نگرانی کرتے ہیں۔ تنظیم انہیں بے شمار افراد کو ان کے اپنے علاقے میں مہیا کرتی ہے اور ان افراد کے سیکشن میں بھی انہی کو فوقیت دی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کو اس ڈپارٹمنٹ میں شامل کرنا چاہے تو تنظیم کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن یہ بات صرف اس کے علاقے تک محدود ہوتی ہے۔ بین الاقوامی پیمانے پر وہ کسی پسندیدہ شخص کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس علاقے میں بھی ہمارا
एक रुकन तंजीम के मफादात की निगरानी करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो जिंदा न रह सका, या फिर ये कहा जा सकता है कि वो तंजीम का वफादार न रह सका। चुनांचे हमें उस इलाके में एक कारकुन की ज़रूरत थी जो यहाँ का ओहदेदार हो। मिस्टर मार्लिनो, हम बहुत गौर व खोज के बाद किसी भी सिलसिले में फैसला करते हैं, और आपको ये सुनकर हंसी आए या यकीन न आए कि तकरीबन 1.5 साल से आपका मसला हमारे दरमियान ज़ेर बहस था और हम आपका जायज़ा ले रहे थे। मुकम्मल जायजे के बाद और मुतफिका फैसले के बाद ये तय किया गया कि आप इन इलाकों की सरबराही कबूल कर लें तो ये हमारी खुशबख्ती होगी। इसके सिले में अगर आप ये तसव्वुर करें तो गलत ना होगा कि इस आधे मुल्क के हुक्मरान आप होंगे, यानी यहाँ की हुकूमत कुछ भी हो, लेकिन हुकूमत और आम लोगों और हमारे मुल्क के लिए यहाँ आपकी हैसियत इस मुल्क के आधे हुक्मरान किसी तसव्वुर की जाएगी और आपको उन तमाम मराज से नवाजा जाएगा जो किसी हुक्मरान के लिए ज़रूरी होती हैं। आप इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए एक मौसर किरदार अदा करने के मजाज होंगे। मसलन किसी भी मुल्क में वाइथरी डिपार्टमेंट का जो भी सरबराह तैनात होता है, इसको इख्तियार हासिल होता है कि वो हमारे मुल्क की मुफाद और सियासत को मद्देनगाह रखते हुए वहाँ हुकूमत में तब्दीली लाए, और ये तब्दीली उसके हाथों आती है। गोया यूँ समझ लें कि हमारे डिपार्टमेंट का मुकामी सरबराह इस मुल्क की हुकूमतों को तब्दील करता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे कितनी बड़ी हैसियत हासिल हो जाती है। और ये अल्फाज सिर्फ हमारी खुशफहमी नहीं, दुनिया के बेशतर ममालिक में जहाँ हम इनकलाब लाए और जहाँ हमारे मकासद के लिए काम हो रहा है, वो हमारे आदमी हुई का कारनामा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मुफादात किसी और मुल्क के मुफादात से टकरा जाते हैं। उस वक्त हमारे दरमियान काम होता है, जंगें होती हैं और साजिशें होती हैं, बहुत कुछ होता है, और फिर फैसला हो जाता है कि हम में से कौन कामयाब रहा। मेरा ख्याल है मैं आपको अपने बारे में और अपने डिपार्टमेंट के बारे में तफसीलात बता चुका हूँ कि मुकामी तौर पर हम आपको अपनी तंजीम का सरबराह बनाना चाहते हैं। आप अगर इस हिस्से में हमें फौरी तौर पर जवाब देना पसंद करें तो बेहद खुशी होगी। मार्लिनो हैरत व तअज्जुब से उन्हें देख रहा था, उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। उसके ज़हन में बहुत से भंवर बन रहे थे। अपने तौर पर वो जो कुछ भी कर रहा था उससे खुश और मुतमईन था, लेकिन जिस ओहदे की उसे पेशकश की जा रही थी वो वाकई बहुत बड़ा था। उसने काफ़ी देर गौर व खोज करने के बाद गर्दन उठाकर कहा, अगर मैं ये ओहदा कबूल करने से इनकार कर दूँ तो फिल वक्त हमें इस पर कोई एतराज़ ना होगा, लेकिन जब तंजीम में शमूलियत इख्तियार कर ली जाए तो इसके बाद तंजीम के कागजात में और तंजीम के अगराज़ व मकासद में मौजूद एक लफ्ज़ हमारी अमानत बन जाता है, और हम आपको धोखे में नहीं रखेंगे मिस्टर मार्लिनो। इसके बाद अगर कोई शख्स तंजीम से अलहदा होने की कोशिश करता है तो इसकी ज़िंदगी तंजीम के मुफादात में नहीं होती, चुनांचे उसे हलाक कर दिया जाता है। मार्लिनो के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, बड़ी खौफनाक तंजीम है आपकी। क्या कोई मुझ जैसा आदमी जो चारों हाथ पैरों से महरूम हो तंजीम के लिए कारआमद हो सकता है? इसका फैसला आपको नहीं करना मिस्टर मार्लिनो, ये फैसला किया जा चुका है। हम इस माजूर शख्स की आला सलाहियतों और कारकर्दगी का अच्छी तरह जायजा ले चुके हैं, लेकिन मैं खुद भी किसी झगड़े से बचना चाहूँगा। मैं इस पेशकश को सर आंखों पर रखता हूँ और इसका एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरा ज़हन ये कहता है कि बिलाशुबा इतनी बड़ी कुव्वत हासिल हो जाने के बावजूद मैं इस फ़र्ज़ को निभा नहीं पाऊँगा। मिस्टर मार्लिनो के आपने अल्फाज पूरे गौर व खोज के बाद कहे हैं। देखिए, अगर गौर व खोज की बात करते हैं आप, तो मुझे मौका नहीं मिला। आपने मुझसे इस सिलसिले में जवाब मांगा और कहा कि आप मेरे इस जवाब से खुश होंगे, तो मैंने फौरी तौर पर जो फैसला किया वो आपको बता दिया। मिस्टर मार्लिनो, आप जैसे ज़हीन और पुरवकार लोग जल्दबाजी में जो फैसले करते हैं वो गलत नहीं होते, और हम ये जुर्रत नहीं कर सकते कि आपसे कहें कि आपने गलत फैसला किया है। ताहम आपसे दरख्वास्त जरूर की जा सकती है कि आप इस सिलसिले में कुछ वक्त ले लें, सोच लें, उसके बाद जवाब दें। और अगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि मैं वक्त नहीं चाहता बल्कि आपको जवाब देना चाहता हूं, तो आपको कोई एतराज़ ना होगा? नहीं, मैंने कहा ना, अभी एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तो आपको सिर्फ ये पेशकश की गई है, लेकिन इस सिलसिले में जो अल्फाज आपसे कहे गए हैं वो यूँ समझ लीजिए कि बाहमी एतमाद की बुनियाद पर हैं। आप कभी किसी चीज़ का तज़किरा नहीं करेंगे कि कोई तंजीम इस अंदाज में काम कर रही है। देखिए मिस्टर मार्लिनो, हम आज मंजर आम पर नहीं आए हैं। ये तंजीम कितने अरसे से काम कर रही है यकीनी तौर पर आपको भी इसका अंदाज़ा होगा। चुनांचे तंजीम तो उसी तरह चलती रहेगी, लेकिन अगर आपने तंजीम के मुफादात के खिलाफ नादानिस्तगी में भी कोई कदम उठाया तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तंजीम इस हिस्से में किसी को माफ़ नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ, मार्लिनो ने इंतहाई फराख्तली से कहा। हम ज़रा सा ये मालूम करना चाहते हैं आपसे मिस्टर मार्लिनो कि आप तंजीम की इस पेशकश को क्यों ठुकरा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं पाता कि इतना बड़ा ओहदा संभाल सकूं। अगर ये बात है तो आप सिर्फ ओहदा संभाल लीजिए। आपको वक्तन फ़वक्तन मशवरे दिए जाते हैं कि
आपके शाना बशाना काम किया जाता रहेगा, लेकिन हमारा ख्याल यही था कि इस इलाके में आपसे बेहतर और कोई आदमी हमारे लिए मौजूद नहीं है। मार्लिनो ने गर्दन झुका ली। इसके चेहरे पर कश्मकश के आसार नजर आ रहे थे। दर हकीकत अगर वो चाहता तो सोचने के लिए वक्त ले लेता, लेकिन वो सोच रहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से क्या फायदा। वो जिस अंदाज में काम करने का आदी था, इसको बेहतर समझता था। हर चंद के इसके हौसले बुलंद थे और वो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन इतने बड़े झमेले में फंसकर मुमकिन है इसकी राह में कुछ मुश्किलात पैदा हो जाएं। तब तंजीम के एक रुकन ने कहा, आप सिर्फ यही न समझे मिस्टर मार्लिनो कि आपके ज़रिए तंजीम को फ़ायदे होंगे। तंजीम के ज़रिए भी आपको बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। अगर आप चाहें तो मैं इस सिलसिले में एक नाम ले सकता हूँ जिसके लिए आप मुस्तरिब हैं, और गालिबन इसके लिए आप यहाँ पहुँचे हैं। क्या मतलब? मार्लिनो ने सवाल किया। शिरान का क्या मकसद? शिरान शिरान कहाँ है? मार्लिनो ने मुस्तरबाना अंदाज में पूछा। जी हाँ मिस्टर मार्लिनो, ये नाम आपकी जिस कदर दिलकशी का बाइस है, हम इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मार्लिनो एक लम्हे के लिए बेचैन हो गया था। इसके नाम लेने की तुक उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वैसे हकीकत थी कि नाम बहुत से मामलात पर भारी था। इस नाम के सहारे मार्लिनो को मजबूर किया जा सकता था। वो चंद लम्हात तक उस शख्स की शक्ल देखता रहा जिसने शिरान के बारे में कहा था, और फिर उसने भारी लहजे में पूछा, शिरान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको ये बात कैसे मालूम कि मैं इस हिस्से में आया हूँ? वो शख्स मुस्कुराने लगा, फिर बोला, मिस्टर मार्लिनो, हम आपसे अर्ज़ कर चुके हैं कि आपके बारे में तमाम तर तफसीलात मालूम करने के बाद ही हमने आप तक पहुँचने की जुर्रत की है। आपको इस बात पर हैरत नहीं होनी चाहिए कि हमें इस बारे में कैसे मालूम हुआ। तंजीम मामूली नोयत की हामिल नहीं है, और फिर जो शख्स हमारी तवज्जो का मरकज़ होता है, हम इस हिस्से में कोशिश करते हैं कि इस शख्स की ज़िंदगी के कोई राज ना रहे। इसकी ज़िंदगी का एक एक वाक़या हमारे इल्म में होना चाहिए। मसलन हम जब आपके बारे में मालूमात हासिल करने निकले थे, हमें पता चला कि आपका ताल्लुक एक छोटे से देहात से था। गालिबन कांगू का कोई इलाका था। आप सीधे साधे मासूम से आदमी थे। आप नादानिस्तगी में कुछ ऐसे लोगों के हाथ लग गए जो जराए पेशा थे और अपने तौर पर प्लानिंग कर रहे थे। आपने उनके अल्फाज सुन लिए, उन्होंने आपको पा लिया, और उसके बाद उन्होंने तफरीही तौर पर आपके हाथ पांव काट डाले। फिर इन्हीं में से एक ने आपको अपने साथ ले जाकर अपने तजुर्बात का मरकज़ बनाया, और आपने वहीं से बहुत कुछ हासिल किया, यहाँ तक कि आप एक ऐसी नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बनकर सामने आए कि दुनिया शशदर रह गई। ये सारी तफसीलात आपके बारे में मालूम कर ली गई। इसके अलावा हमें यह भी मालूम है मिस्टर मार्लिनो कि आपने शिरान को अपना नायब बनाया, और शिरान ने आपके मुफादात के लिए बहुत कुछ किया। आपके बारे में यह भी इल्म है कि आप शिरान को बेपना चाहते हैं। वो सी बातें हमारे इल्म में हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके अतराफ में फैले लोगों और आपके बारे में मालूम ना हो। इस शख्स ने बात ख़त्म की और कुर्सी से टिक गया। मार्लिनो दिलचस्प निगाहों से उसे देख रहा था। फिर उसे मुस्कुराकर गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं तस्लीम करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे हैरान कर दिया है। दर हकीकत मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कुछ और लोग भी मेरे बारे में इस कदर मालूमात रखते हैं। अब तो आपने मेरी तवज्जो इस तरह मबजूल करा ही दी है, मैं मज़ीद कुछ सोचता हूँ। हाँ मिस्टर मार्लिनो, हम हर कीमत पर यह बात पसंद करेंगे कि आप हम में शामिल हो जाएं। मैं इस सिलसिले में कोई शर्त बयान कर सकता हूँ आप लोगों से? जी हाँ, आप फरमाइए। जब आपकी मालूमात इस कदर वसी हैं तो क्या आप मुझे शिरान की मौजूदा पोजीशन बता सकते हैं? इस सवाल पर तीनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। फिर उनमें से एक ने कहा, मिस्टर मार्लिनो, आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा, और हम इसे शर्त नहीं समझते जो आपने कहा, बल्कि ये एक दोस्ताना ताउन भी करा दिया जा सकता है। हाँ, हमें शिरान की मौजूदा पोजीशन का इल्म है, और हम इस हिस्से में आपको बताने में आर महसूस नहीं करते। ओह, फिर मुझे बताओ, शिरान कहाँ है इस वक्त? मिस्टर मार्लिनो, इस बात का हमें इल्म नहीं है, लेकिन हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि शिरान जिंदा है, और यह भी यकीन दिला सकते हैं कि आपको के आपकी ख्वाहिश पर तंजीम उसे दुनिया के एक एक चप्पे में तलाश करके आपके सामने पेश कर देगी। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा है? मार्लिनो ने पूछा। इसलिए मिस्टर मार्लिनो के जिस शख्स की लाश आपने देखी वो शिरान नहीं था, बल्कि उसका एक हम शक्ल था, और गालिबन ये मालूम करके आपको यकीन हैरत होगी कि वो शख्स तंजीम का ही एक रुकन था। अब मार्लिनो की कुव्वत मुदाफ़त जवाब दे गई थी। इससे ज़्यादा तजस्सुस वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चंद लम्हात वो फटी फटी आंखों से उनमें से एक एक की शक्ल बारी बारी देखता रहा। फिर उसके मुंह से सरसराती हुई आवाज़ निकली, तंजीम का एक रुकन? हाँ, उसे शिरान का हम शक्ल बनाकर ख़ास तौर से भेजा गया था। इसकी वजह, मिस्टर मार्लिनो, जो कुछ आपको बताया गया है इसमें ज़रा भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। जहाँ तक वजह का मामला रहा तो उसके लिए आपसे वादा किया जाता है कि अगर आप तंजीम के ओहदे को कबूल कर लेते हैं और हमारे साथियों में शामिल हो जाते हैं तो फिर आपको किसी भी मसले से लाइल्म नहीं रखा जाएगा। क्या आप लोग ये बात पूरे वसूख से कह सकते हैं कि शिरान जिंदा है? हाँ, पूरे वसूख से हम ये बात कह सकते हैं कि वो शख्स
جس کا نام شیران ہے، وہ زندہ ہے؟ وہ اس وقت کہاں ہے؟ اب اس بارے میں ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن اس کی زندگی کے بارے میں آپ کو مکمل یقین دہانی کرائی جاتی ہے۔ آپ شیران کے بارے میں ہم سے اگر کچھ اور معلومات کرنا چاہیں تو ہم آپ کو اس کی تفصیل بھی بتا سکتے ہیں، مثلا یہ کہ یہاں اس نے آپ کے لیے منشیات کے اڈے قائم کیے، ان کی مکمل نگرانی کی، انہیں تحفظ اور استحکام بخشا۔ اس کے بعد وہ بارتھم کے علاقے میں پہنچ گیا، وہاں اس نے یاتان بروما کی بیٹی سداشی کو قتل کیا۔ سداشی کو قتل کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا تو ہندوستان پہنچ گیا، اور ہندوستان سے آگے کے بارے میں بھی تفصیلات کس حد تک ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ آپ کو فراہم نہیں کی جا سکتی تب وقت یہ کہ آپ ہم سے تعاون کا اعلان نہ کر دیں۔ میں مانتا ہوں، سمجھتا ہوں آپ لوگ حیرت انگیز ہیں، واقعی آپ کی معلومات بے حد وسیع ہیں، لیکن مجھے اس سے مزید کچھ بتائیے، میں اس کے لیے بے حد پریشان ہوں۔ آپ نے آخر اس کے ہم شکل کو یہاں کیوں بھیجا، اور اس سے آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ یہ بھی تصور کر سکتے ہیں مسٹر مارلینو کہ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ہمارے آدمی نے وہی سب کچھ کیا جس سے آپ ہماری طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اس نے شیران کے میک اپ میں شیران کے فرائض بھی سنبھالے تھے، جس کا اندازہ آپ کو اپنے اڈوں پر ہونے والے موجودہ ہنگاموں سے ہوا ہوگا، اور یہ غالباً یہی وجہ تھی کہ آپ اس طرح متوجہ ہوئے۔ تو وہ صرف مجھے بلانے کی کوشش تھی؟ مارلینو نے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی، ہم آپ سے کہہ چکے کہ ہم کانگھو میں بھی آپ سے ملاقات کر سکتے تھے۔ کچھ اور معاملات ہیں جو ابھی نہیں بتائے جا سکتے، لیکن جن کی تفصیل بعد میں آپ کو فراہم کر دی جائے گی۔ اب آپ اس سلسلے میں غور کر لیجئے، بلا شبہ آپ کا ذہن انتہائی تجسس کا شکار ہو گیا ہے، ہمیں اس کا اعتراف ہے، اور ہم آپ کو سوچنے کے لیے مناسب وقت دیتے ہیں۔ تو بھی ٹھیک ہے، میں تقریباً 1 ہفتے کا وقت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، لیکن میری بنیادی شرائط یہی ہوں گی کہ اگر شیران کی زندگی کی ضمانت مجھے مل جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے، تو پھر شاید میں تنظیم میں شامل ہو جاؤں۔ وہ شخص مسکرانے لگا، پھر بولا، تنظیم بہت بڑی ہے مسٹر مارلینو، شیران سے آپ کی محبت کو ہم لوگ چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنظیم سے آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ آپ غور کر لیجئے، اور اب ہمیں اجازت دیجئے۔ میں آپ لوگوں کی آمد کا شکر گزار ہوں، لیکن تھوڑا بہت میری طرف سے، میرا مطلب ہے بغیر چائے پیے آپ یہاں سے چلے جائیں گے؟ نہیں مسٹر مارلینو، جب ہمیں آپ کانگھو میں بلائیں گے تو پھر ہم آپ کو اس کا موقع دیں گے۔ آپ ہماری خاطر مدارت کریں۔ آپ سے رابطے کا کیا ذریعہ ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے، اس شخص نے کہا، اور ایک چھوٹا سا واچ ٹرانسمیٹر جیب سے نکال کر مارلینو کو پیش کر دیا۔ اس ٹرانسمیٹر پر آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اس کے استعمال کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اسے ٹرانسمیٹر کا استعمال کا طریقہ بتانے لگا، اس کے بعد ان لوگوں سے اجازت چاہی۔ مارلینو انہیں دروازے تک رخصت کرنے آیا تھا، اور پھر وہ دور جاتی ہوئی کار کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیال آ رہے تھے، بہت ہی مضطرب، بہت ہی پریشان، بہت ہی الجھا ہوا تھا وہ۔